स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद और पंजाब हरियाणा हिमाचल और जम्मू कश्मीर का नंबर 1 न्यूज चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। और शुरुआत करते हैं 25 खबर 25 रिपोर्टर की। सबसे पहले बात पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेमौसमी बारिश, ओलों और तूफान की वजह से पंजाब में खराब हुई फसल की गिरदावरी के आदेश दिए हैं और फसल के नुकसान के आकलन के बाद जल्द ही किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री मनप्रीत बादल आज बठिंडा में थे। उन्होंने बताया कि किसानों के नुकसान की जल्द भरपाई की जाएगी। पंजाब में पिछले 2 दिन से हुई बारिश और ओलावृष्टि से खेत में खड़ी किसानों की गेहूं की फसल को जो नुकसान पहुंचा, सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसे लेकर बड़ा फैसला लिया। विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाए। इसके लिए उपायुक्तों को आदेश जारी किए जा चुके हैं। बठिंडा पहुंचे सूबे के कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने इस बारे में जानकारी दी। रब दा शुक्र है कि बहुत छोटे रकबे दे विच तूफान या बारिश का नुकसान होया और खास करके जलंधर जिले दे विच तो जिथे भी कोई नुकसानात होए है वो असी नुकसानात किसानां दे पूरे करा। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से सीसीएल जारी की जा चुकी है और अब किसानों को उनकी फसल का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ किए जाने को लेकर उन्होंने कहा, पंजाब में यूपी से ज्यादा कर्ज माफ किया जाएगा और इसके लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है। 5 लाख टन मैट्रिक टन खरीदने का इम्कान है, पर जे इस तो फसल वध जाती है तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। उससे कोई खदशे की लोड़ नहीं। सरकार भी अपने बजट दे विच कर्जा माफी की जिहड़ी स्कीम है वो सारी लेके आएगी। पर जे तुसी अखबारां पढ़ो और खास करके जिहड़े तिजारती अखबार होंदे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक टाइम जिहड़े लाल रंग च छपदे हैं, तब यूपी सरकार ने भी कर्जा माफ करने कमेटी बनाई है। पंजाब की नई सरकार पिछली सरकार की गलतियों से सीख लेकर कोई भी कमी पेशी नहीं रहने देना चाहती। यही वजह है कि सरकार की तरफ से आए दिन जनहित के फैसले लिए जा रहे हैं। बठिंडा से गोविंद सैनी, जी मीडिया। अमरिंदर सरकार की ओर से विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं। हालांकि मौसम के बदले मिजाज से किसान अभी भी परेशान है। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਫਸਲ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੌਇਸਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 12% ਮੌਇਸਚਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੇਟ ਵੱਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਆਏ ਵੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਿੱਲਾ हो गया माल, ਹੁਣ सुखा रहे हैं। देख वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके कारण यहाँ पे बारिश हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आप जानते हैं कि नॉर्थ इन रीजन में बारिश लाता है, तो उसी के कारण यहाँ पे बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटिया के दौरान पंजाब दे विच हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। कैमरामैन जसवीर के नाल रविंदर सिंह, जी मीडिया, मोहाली। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पिछले 10 सालों में कथित फर्जी केस को लेकर एक आयोग का गठन कर दिया है। आयोग इन कथित फर्जी मामलों की पड़ताल करेगा और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने एक और वादे पर अमल करते हुए फर्जी पर्चों के मामले की जांच के लिए एक कमीशन का गठन कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उन्हें वो अब अमली जामा पहनाने में जुटे हैं, यानी जो कहा वो करके दिखा रहे हैं ताकि विरोधी सवाल न उठा सकें। कैप्टन ने 4 हफ्ते में नशा खत्म करने का वादा किया था, तो सत्ता में आते ही उन्होंने नशे के खिलाफ STF का गठन कर दिया और अब पिछले 10 सालों में
लोगों के खिलाफ जितने भी कथित तौर पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए थे, उनकी जांच के लिए आयोग का गठन कर दिया है। ये भी कैप्टन साहब का एक चुनावी वादा था। इस मामले में कैप्टन सरकार ने एक आयोग गठित किया है। 2 सदस्यीय आयोग दर्ज कथित झूठे मामलों की जांच करेगा। इस आयोग की अगुवाई पूर्व जज मेहताब सिंह गिल को सौंपी गई है। पूर्व जिला और सेशंस जज मेहंदी रत्ता आयोग के सदस्य होंगे। ये आयोग कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत गठित किया गया है। आयोग का कार्यकाल फिलहाल 6 महीने का रखा गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। और जिन्ने भी पिछले 10 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਲਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿबिलिटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। तो राज्य में पिछले 10 साल के दौरान जितने भी ऐसे मामले सामने आए थे, उनकी ये आयोग पड़ताल करेगा और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। साथ ही ये सुझाव भी देगा कि भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। आपको जानकारी दे दें कि झूठे मामलों की जांच के लिए आयोग गठित करने का फैसला कैप्टन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही ले लिया गया था। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से वादा किया था कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सभी झूठे मामलों की जांच कराई जाएगी, पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जाएगा, और अब कैप्टन अपने वादे पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अकाली बीजेपी सरकार पर आरोप लगते रहे कि उनकी सरकार के समय हजारों की गिनती में कांग्रेसी वर्करों पर झूठे केस दर्ज हुए। अब उनकी जांच कमीशन करेगा। चंडीगढ़ से जगतार सिंह, जी मीडिया। अकाली सरकार के दौरान दर्ज मामलों की मौजूदा सरकार की ओर से जांच कराने पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि पिछली सरकार में कोई झूठा मुकदमा दर्ज ही नहीं कराया गया। फर्जी पर्चे के मामलों को लेकर के अकाली सरकार पर लगे आरोपों को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सिरे से खारिज कर रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल शुक्रवार को लंबी में थे, जहां उन्होंने फर्जी पर्चे दर्ज किए जाने के मामले की जांच को लेकर कहा कि उनकी सरकार में किसी पर कोई फर्जी मामला दर्ज नहीं कराया गया, लेकिन अब कांग्रेस सरकार की तरफ से अकाली नेताओं को फंसाया जा रहा है, जिसके लिए वो जरूरी लड़ाई लड़ेंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ और सारे जिलों 'ਚ वो भी बना रहे हैं। साथ ही एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मामले की जांच करवा सकती है। हम भी चाहते हैं कि दोषियों को सजा हो। इसके अलावा सिक्योरिटी कम किए जाने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फर्क तब पड़ेगा जब कांग्रेस सरकार अपने वायदे पूरे नहीं करेगी। कि जो वादे किए वो पूरे कर, जिहड़ा लोकां नूं अपने मैनीफेस्टो लिखे है वो पूरा करना। सिक्योरिटी होवे ना होवे ये तो सरकारां दा काम है, जो समझदे किते खतरा है तो कर लें, नहीं समझते ना करना। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि अगर सरकार कोई जनहित के बारे में फैसला लेगी तो अकाली दल सरकार का पूरा साथ देगा। मुक्तसर से कैमरामैन हरविंदर के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। पंजाब सरकार ने मुकदमों की जांच के लिए एक आयोग का गठन कर दिया है। फर्जी पर्चों पर जांच आयोग के गठन के क्या मायने हैं, आयोग के गठन पर क्या है पंजाब की जनता की राय। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र सिंह ने लोगों से बात। पिछले 10 साल में अकाली भाजपा के सरकार के दौरान हुए नाजायज पर्चे, फर्जी पर्चों की जांच के लिए कैप्टन सरकार ने जांच आयोग का गठन किया है। और नया गांव के लोग क्या सोचते हैं इस कमीशन के बारे में, यही जानने के लिए हम नया गांव के लोगों के पास पहुंचे हैं। आप क्या मानते हैं, क्या जिस तरह से कैप्टन सरकार की तरफ से जो जांच कमीशन का गठन किया गया है, क्या लगता है कितना सक्षम कदम है? बहुत अच्छा कदम है कैप्टन सरकार का।
जिन्ने भी लोगों के नजायज़ पर्चे हुए हैं वो सारे कैंसिल होने चाहिए हैं। देखो जी, जो कमीशन बनाया गया है अगर वो लोगों को न्याय दे जो हम चाहते हैं, लोग पीड़ित हैं, आज तक हमारी सुनी नहीं गई, लेकिन अब हमें उम्मीद है कैप्टन सरकार से कि हमारी सुनी जाएगी। कोई थाने में जाए उसकी सुनाई नहीं होती, अब थाने अब ठीक हैं, अब ठीक हो गए क्योंकि सरकार बदल गई है। तो सियासी जो रंजिश के कारण पर्चे दर्ज करवाए जाते हैं। हाँ जी, ये सियासी रंजिश ही चलती थी। कैप्टन सरकार तो बड़ी उम्मीदां लाई भी हैं, ਜਿਹੜਾ ਇਹ गठन ਕਰਿਆ जी कमेटी का, ये कैप्टन सरकार ने बहुत वधिया उपराला करिया। इस तो बड़ियां उम्मीदां जो भी पर्चे करे हुए कैंसिल होंगे, नजायज पर्चे हुए हुए। आम पब्लिक की सुनवाई होनी चाहिए, जबकि अब उम्मीद है नई सरकार से कि आम पब्लिक की सुनवाई होगी। तो ये है नया गांव के लोग जो कि खुद भी जो फर्जी जो पर्चे हैं उनके पीड़ित हैं और ये मानते हैं कि अब कैप्टन सरकार द्वारा जो जांच कमीशन का गठन किया गया है उससे इनको थोड़ी उम्मीदें जरूर है कि जांच होगी और फर्जी मुकदमे जो खारिज होंगे। कैमरामैन जसवीर के साथ रविंदर सिंह, जी मीडिया, नया गाँव, मोहाली। फर्जी पर्चों के खिलाफ गठित आयोग पर कपूरथला में जी मीडिया संवाददाता संदीप ओबरॉय ने भी लोगों की राय जानी। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद प्रदेश का सियासी माहौल भी बदल गया है और प्रदेश सरकार ने पिछले सियासी माहौल मतलब कि 10 वर्ष में जो मामले दर्ज हुए हैं थानों में अलग अलग धाराओं के तहत उनकी दोबारा से जांच कराने का फैसला लिया है और एक कमीशन गठन करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय पर और इस जांच कमीशन पर आम लोगों की क्या राय है ये जानते हैं कपूरथला से और आम लोगों से पूछते हैं कि क्या ये कमीशन निष्पक्ष जांच कर पाएगा, क्या ये जांच लोगों को इंसाफ दिला पाएगी। आए पूछते हैं। पंजाब में पिछले 10 वर्ष में जो मामले दर्ज हुए हैं, क्या नई सरकार के इस कमीशन से उनका हल होगा? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में पंजाब के अंदर जो राजनीति का अकाली भाजपा ने जमकर दुरुपयोग करते हुए जो लोगों के ऊपर राजनीतिक बदले की भावना से जो गलत तौर पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की हैं, उनको लेकर के पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगुवाई में निष्पक्ष जांच के लिए जस्टिस मेहताब सिंह गिल जी को उन्होंने इस काम के लिए नियुक्त किया है। देखिए, जांच हर बार होती है और उसका कभी तो डिसीजन ना तो आया है ना ही आ पाएगा। उसमें क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ की जांच की जाती है ना तो गवर्नमेंट और पब्लिक में टाइम की पाबंदी हो जाती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें टाइम की पाबंदी ना हो, कि जो भी जांच को उसका डिसीजन एकदम नंबर 1 हो। एक अनुभवी जज हैं मेहताब सिंह गिल और हमें पूरी उम्मीद है कि वो एक टाइम बाउंड जांच करके अपनी सही रिपोर्ट देंगे और लोगों को इंसाफ मिलेगा। वैसे तो जस्टिस मेहताब सिंह को लगाया गया है, बड़े अच्छे जस्टिस हैं और मेरे को उम्मीद है कि वो अपना काम सही ढंग से करेंगे। पंजाब सरकार के इस नए कदम से लोग काफ़ी आशावंतित हैं और उन्हें उम्मीद है कि कमीशन में निष्पक्ष जांच होगी और जो लोगों के ऊपर नाजायज मामले दर्ज किए गए हैं उनको इंसाफ मिलेगा और आने वाले समय में प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बार फिर से चाक चौबंद होगी। कैमरामैन प्रमोद के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਬਸ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। पनबस नौकरी घोटाला मामला सामने आने के बाद पंजाब सरकार की ओर से जांच की बात कही जा रही है। पनबस नौकरी घोटाला मामले में पंजाब में सियासत शुरू हो चुकी है। फाजिल्का के एक रोडवेज कर्मचारी की ओर से अकाली सरकार पर आरोप लगाया गया था कि अकाली सरकार की ओर से अपने चहेतों को ही नौकरी दी गई थी, जिसे लेकर अब सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। सूबे के कैबिनेट मंत्री का कहना है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी शख्स को माफ नहीं किया जाएगा। भावें वो वड्डा है, भावें छोटा है, भावें अमीर है, भावें गरीब है, जे किसी ने कानून तोड़िया तो कानून के शिकंजे च आ जाएगा और फिर जे कानून के शिकंजे च आ गया तो फिर उससे कोई रियायत नहीं हो सकती। बस यही कहना चाहूँगा। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि किसी को गलत नौकरियां नहीं दी गई।
सभी नौकरियां अधिकारियों की ओर से मेरिट देकर दी गई हैं। भाई दे ही नहीं सकता कोई, काका तू समझो ना, रूल है। कोई अफसर, नौकरियां तो अफसरों ने देनी है ना, कोई गलत नहीं दे सकता, मेरिट तो बिना नहीं वो फड़े जाते। इस करके किसे असि आखिए भी तावी किसे नहीं दे। नई सरकार बनने के बाद आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर अकाली दल की ओर से भी बचाव लगातार किया जा रहा है। बठिंडा से गोविंद सैनी के साथ अजय महाजन, जी मीडिया। पिछली अकाली सरकार पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं और इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता लाली मजीठिया ने अकाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे बिक्रम सिंह मजीठिया पर करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाए। इस बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाली मजीठिया ने पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम मजीठिया पर 3000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाली मजीठिया ने अकाली सरकार में मंत्री रहे बिक्रम सिंह मजीठिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मजीठिया परिवार ने खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम पर 3000 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। उनका कहना है कि पंजाब सरकार को खालसा चैरिटेबल ट्रस्ट के 10 साल के कार्यकाल की स्पेशल जांच करनी चाहिए। साथ ही आरोप लगाया कि खालसा कॉलेज एक ऑटोनॉमस बॉडी थी, लेकिन अब इसे एक नीति के तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। एजुकेशनल हेरिटेज सोसाइटी है खालसा कॉलेज सोसाइटी, उसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करके और इसका सब कुछ 5 साल में ट्रांसफर करके, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी उसमें इस फैमिली का गलबा था। वहीं पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा मजीठिया के बचाव में उतर आए हैं और आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि खालसा कॉलेज को एक प्रक्रिया के जरिए यूनिवर्सिटी बनाया गया है, इसमें गलत क्या है? कोई रातों रात चोरी छिपे कोई यूनिवर्सिटी नहीं। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ 40-45 ਐਮਐਲਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। एजुकेशन कमीशन जब से नई सरकार बनी है तब से पिछली सरकार पर आरोपों का सिलसिला जारी है। जगतार सिंह के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। अबोहर सेक्टर में बीएसएफ को नशे का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है, लेकिन इसकी तस्करी की कोशिश करने वाले भागने में कामयाब हैं। सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की ओर से भारत भेजी जा रही करीब 26 करोड़ की ड्रग्स की तस्करी को नाकाम कर दिया। सीमा सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तान की ओर से भारत में की जा रही ड्रग्स की तस्करी को नाकाम कर दिया गया। बीएसएफ की दूसरी बटालियन को अबोहर सेक्टर में रेत में हरकत नजर आई। बीएसएफ ने तस्करों को पकड़ने की कोशिश की तो तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में बीएसएफ की ओर से भी फायरिंग की गई। बीएसएफ ने 5 पैकेट हेरोइन के बरामद किए, जिनका वजन करीब 5 किलो 300 ग्राम है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत करीब 26 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। 5 पैकेट हीरोइन के रिकवर हुए हैं, जिनका वेट 5.3 kg है। कौमांतरी मार्केट में इसकी 26.5 करोड़ है। इस ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसका फायदा उठाते हुए तस्कर भागने में कामयाब हो गए। इस ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ और तस्करों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसका फायदा उठाकर तस्कर वापस पाकिस्तान भागने में कामयाब हो गए। सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिलका। सीबीआई ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ केस दर्ज किया है। हुड्डा का आरोप है कि उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल को जमीन दी। इस वक्त मेरे हाथ में जो कागजात हैं वो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले के कागजात हैं और यह मामला पंचकुला के सबसे पॉश एरिया में माने जाने वाले सेक्टर 6 के इसी प्लॉट के बारे में दर्ज किया गया है। यह प्लॉट नंबर 17 है जो 3360 वर्ग मीटर का है। यह प्लॉट वर्ष 1982 में एजीएल कंपनी को अलॉट किया गया था, लेकिन तय समय पर निर्माण न होने की वजह से इस प्लॉट को रिज्यूम कर लिया गया था। एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी को प्लाट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
मामले में सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पंचकुला में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को पाक साफ बता रहे हैं। उनके मुताबिक सभी काम नियमों के मुताबिक ही हुए हैं और मौजूदा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। देखिए, जो बताया है नेशनल का प्लॉट के अलॉटमेंट का, वो नियम अनुसार हुआ है। क्या ये सरकार जो है बदले की भावना से काम करती है, लेकिन ये सब नियम अनुसार हुआ है। एजीएल मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासी विरोधियों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरना शुरू कर दिया है। देश को फाइनेंशियल लॉस पहुंचाया है, चीटिंग की है, पद का दुरुपयोग किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। तो मैं समझता हूँ कि सीबीआई ने अगर के इनको बुक किया है तो बिल्कुल ठीक किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी कहते आए हैं कि मैंने अगर कहीं पर कोई भ्रष्टाचार किया है तो मेरे खिलाफ आप जांच करा लीजिए। तो अब जांच कराई है तो उनको खुश होना चाहिए, फेस करनी चाहिए इसको। और इस केस में कोई बचेगा नहीं, इस केस में किसी भी प्रकार से बचने की संभावना नहीं है। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर अपने जो बॉसेज हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सभी नियम ताक कर रख करके ये एजीएल के मामले में नेशनल हर्ट जो एक सोनिया गांधी जी के परिवार का एक न्यूज़पेपर है, उसको जिस प्रकार से ज़मीन अलॉट की गई, सरकारी कोष को भारी नुकसान हुआ। और मैं समझता हूं कि सीबीआई ने एक अच्छे ढंग से इंक्वायरी करके आज यदि एफआईआर की है तो जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गौरतलब है कि मामले में हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने मई 2016 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 4 अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। उसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी थे। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कई अधिकारियों सहित हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्कालीन चेयरमैन का भी नाम है और उस वक्त चेयरमैन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करते थे। यानी पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। कैमरामैन प्रमोद के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, पंचकुला। एसवाईएल पर इंडियन नेशनल लोकदल ने दिल्ली में जंतर मंतर पर सांकेतिक प्रदर्शन किया। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि कल से बेमियादी धरना शुरू होगा। वहीं पंजाब सरकार ने एक बार फिर से दोहराया कि पंजाब के पास दूसरे राज्यों को देने के लिए पानी नहीं है। इनेलो का कहना है कि कल से शुरू हो रहा धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक नहर की खुदाई शुरू नहीं हो जाती। एसवाईएल को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच हक के पानी की जंग जारी है। हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर सांकेतिक धरना दिया। इस मौके पर फैसला लिया गया कि शुक्रवार से एसवाईएल की खुदाई शुरू कराने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। कि अगर ये नहर की खुदाई का काम जल्दी नहीं शुरू किया गया तो हम लगातार जंतर मंतर पर धरने पे बैठ करके इस फैसले का लागू करवाने के लिए केंद्र की सरकार पर दबाव बनाएंगे और केंद्र की सरकार का और प्रदेश की सरकार का इस बात के लिए विरोध करेंगे कि वो हरियाणा के फैसले को लागू करने में असफल है। हर एक विधानसभा क्षेत्र से एक एक दिन का धरना यहाँ पे रखा गया है और पार्टी के नेताओं की ड्यूटियां लगाई गई है, जहाँ मैं भी आता रहूँगा। इनेलो के धरने पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का कहना है कि इनेलो कहीं भी धरना दे, लेकिन पंजाब के पास फालतू पानी है ही नहीं। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫालतू ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਨੈਲੋ ਭਾਵੇਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੱਕ। वहीं पंजाब सरकार के इस रवैये पर अभय चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। साथ ही उन लोगों से हरियाणा के हित की लड़ाई में साथ आने की अपील की जो इस इनेलो पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। विधान से बड़ा कोई नहीं है इस देश में। अगर केंद्र की सरकार अपने आप को संविधान से बड़ा मानती है तो फिर मान करके चलो, हमारी केंद्र की सरकार हरियाणा की सरकार से भी ज्यादा कमजोर है। राजनीति नहीं है, प्रदेश के लोगों के हितों की लड़ाई है। हम तो जो हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं उनसे भी कहते हैं कि इस लड़ाई में आप हमारे साथ। एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में आ चुका है।
लेकिन इसे लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच सियासी लड़ाई जारी है। पंजाब की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि पंजाब के पास फालतू पानी नहीं है, ऐसे में दूसरे राज्य को किस तरह से वो पानी दे सकते हैं। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में अनट्रेस्ड रिपोर्ट पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज मुरथल गैंगरेप मामले पर सुनवाई हुई, जहां पर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर को सही ढंग से न करने पर हरियाणा पुलिस को कड़ी फटकार लगाई गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए विशेष एसआईटी बनाने के लिए भी हरियाणा सरकार से अधिकारियों के नामों की सूची मांगी है। इसके साथ साथ अगर हम बता दें आपको, हाईकोर्ट ने मुनक केनाल मामले में सही जांच करने पर सीबीआई से पूछा है क्यों ना इस मामले की जांच उसी को सौंप दी जाए। आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 4 मई को होगी। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। बीजेपी का आज 38वां स्थापना दिवस था और हरियाणा बीजेपी की ओर से भी पार्टी का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। हरियाणा बीजेपी के चंडीगढ़ कार्यालय में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया, जिस अवसर पर हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के 38वें स्थापना दिवस पर चंडीगढ़ बीजेपी कार्यालय में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पार्टी का ध्वज फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को नेतृत्व के लिए धन्यवाद किया। साथ ही सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी। उन तमाम नीम के पत्थर जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके और निरंतर संघर्ष और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करते हुए, जिसमें आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, न जाने कितने और लोगों ने अपना रात दिन इस पार्टी को दिया। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और भाजपा के समर्थकों को आज इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। पार्टी में गुटबंदी की अटकलों को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी में सभी कार्यकर्ता पार्टी के हित के साथ जुड़े रहकर अपनी बात रखते हैं और एक पद्धति के तहत सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर क्षेत्र, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व यह पार्टी करती है और सामूहिक पारिवारिक पद्धति पर काम करने वाली यह पार्टी है। साथ ही नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर शराब के ठेकों को बंद करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इससे राजस्व पर तो असर पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना की जाएगी और उनको बंद किया जाएगा और जो 500 मीटर के मोटरेबल डिस्टेंस के दायरे से बाहर हैं तो उनको चलने की इजाज़त दी जाएगी। एक बार ये पूरा सारी इंस्पेक्शन होने के बाद, उसके बाद जब स्थिति सामने आती है तब कुछ कहा जा सकता है कि इसमें एक्साइज का कितना रेवेन्यू नुकसान होगा। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। राज्यसभा में जीएसटी बिल पास हो गया। लोकसभा में पहले ही ये बिल पास हो चुका है। जीएसटी पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जीएसटी बिल को टैक्स रिफॉर्म की दिशा में पहला कदम बताया। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा में आज जीएसटी बिल पर चर्चा में अपनी बात रखी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जीएसटी बिल को संसद में पेश करने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को बधाई दी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि वित्त मंत्री ने इस बिल को सियासत की बलि नहीं चढ़ने दिया। राज्यसभा में चर्चा के दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जीएसटी काउंसिल सहयोग के लिए सभी राज्यों को धन्यवाद भी कहा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने टैक्स सुधार के लिए जीएसटी को पहला कदम बताया और नई टैक्स प्रणाली की वकालत की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक I would congratulate the government, the Prime Minister and the Finance Minister to have brought this historical bill और खास करके वित्त मंत्री को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से इस बिल को राजनीति के बलि नहीं चढ़ने दिया और उसे इस कार्यान्वित स्थिति पर
ले आए। सभी राज्यों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इसमें कोऑपरेशन किया। जब ट्रेजरी बेंचेस इस बिल की अपनी उसका सारा क्रेडिट अपने पर ले रहे थे तो अपोजिशन पार्टीज स्वाभाविक रूप से उसका विरोध कर रही थी, पर फिर भी ग्रजिंगली विपक्ष ने ये ज़रूर माना कि एक ये यूनिक एक्सपेरिमेंट जो एक जीएसटी काउंसिल के थ्रू हुआ है, इतना उन्होंने ज़रूर माना। उसके लिए भी मैं विपक्ष का आभारी हूँ। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आम जनता पर टैक्स स्ट्रक्चर का बोझ कम करने की वकालत करते हुए कहा कि जब कम टैक्स लगेगा तो ज्यादा लोग टैक्स भरेंगे। जीएसटी पर बहस के दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि टैक्स सिस्टम को इतना आसान रखा जाना चाहिए ताकि लोग आसानी से टैक्स भर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने कल तक सुनवाई टाल दी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लेकर दिल्ली की पटियाला कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। सीबीआई ने मुख्यमंत्री पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल की थी, जिसको लेकर सीबीआई की स्पेशल बेंच ने आज सुनवाई करनी थी। सीबीआई की तरफ से 400 से ज्यादा पन्नों पर मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें 200 से ज्यादा गवाहों को बनाया गया है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया है। वहीं सीबीआई का कहना है कि उनके पास मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम ऐसे सबूत हैं जिनके बयान पर चार्जशीट दाखिल की गई है। मामले की अगली सुनवाई अब कल होगी। कल सीबीआई की स्पेशल बेंच मामले का संज्ञान ले सकती है। कैमरामैन राजेश चौहान के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं वीरभद्र सिंह पूरे मामले को अपने खिलाफ सियासी साजिश बता रहे हैं और बीजेपी पर परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने खिलाफ हो रही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बता रही हैं। वीरभद्र सिंह के मुताबिक हिमाचल बीजेपी की ओर से धूमल और केंद्रीय वित्त मंत्री के इशारे पर उन्हें परेशान किए जाने की कोशिश की जा रही है। वीरभद्र सिंह भले ही सीबीआई की कार्रवाई से घिरे हो, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी को अपने साथ बता रही हैं। मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, मैं अपना काम करता जाता हूँ। बीजेपी यानी कीचड़ फेंकना, अफवाह करना, किसी को तंग करना, मुकदमे करना, ये आज जो केंद्र ने कुछ कार्रवाई मेरे खिलाफ की है, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे धूमल है, उसका परिवार है, अरुण जेटली है। ये तो बातचीत जो समय समय पर होती रहती है। मैं वहाँ पर मैं गया था असली में चेन्नई अपने काम से। तो वापसी में जब मैं दिल्ली में था तो मैं सोचा कि केंद्रीय नेतृत्व से भी विचार विमर्श करूँ, उनसे बातचीत करूँ। तो उनकी पूरी हमदर्दी मेरे साथ है, पूरा समर्थन मेरे साथ। वीरभद्र सिंह ने राज्यपाल को भी नसीहत देने का काम किया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्यपाल चाहे किसी भी विचारधारा के हो, लेकिन उन्हें पार्टी से ऊपर उठकर प्रदेश हित में काम करना चाहिए। मैं राज्यपाल की बहुत इज्जत करता हूँ। उस पद की मैं गरिमा को समझता हूँ। मैं नहीं समझता कि गवर्नर साहब को किसी पार्टीबाजी में शामिल होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो शामिल हो रहे हैं। उनको जो है पार्टीबाजी से अलग होना चाहिए। ही इज हेड ऑफ स्टेट, ही इज अबव पॉलिटिकल पार्टीज। अगर कोई पार्टी समझे कि वो उनके अपने खास हैं तो हम भी कहेंगे हमारे खास है क्योंकि हमारे गवर्नर है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीतेगी। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल हाई कोर्ट ने एचपीसीए द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अनुराग ठाकुर समेत एचपीसीए के सभी पदाधिकारियों को एक बड़ा झटका दिया है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने HPCA की तरफ से दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है। HPCA की तरफ से शिक्षा विभाग के सर्वेंट क्वार्टर गिराए जाने के मामले में विभाग ने धर्मशाला में अनुराग ठाकुर समेत HPCA के अधिकारियों पर FIR दर्ज कराई थी। इसी FIR को रद्द करने को लेकर HPCA की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसे लेकर जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान की अदालत में सुनवाई हुई और HPCA की याचिका को खारिज कर दिया गया। पूरी दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी ये पिटीशन को डिसमिस किया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो क्रिमिनल केस है जिसमें ये सब मुलजिम हैं वो धर्मशाला कोर्ट में यथावत प्रोसीड होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से दर्ज कराई गई इस FIR में हमरपुर से बीजेपी सांसद और HPCA के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का नाम भी शामिल है। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सभी की निगाहें HPCA के अगले कदम की ओर है। मोहित प्रेम शर्मा के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि का मामला गरमाता जा रहा है। आज भी छात्रों ने फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रशासन द्वारा बढ़ाई गई फीसों के चलते सुबह से ही जो स्टूडेंट्स हैं वो वीसी ऑफिस के बाहर विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक डेलीगेशन ने वीसी से बातचीत करने की कोशिश की, पीयू अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई भी हल ना मिलता हुआ देखकर आप देखिए किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो वीसी ऑफिस की तरफ रुख करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस उन्हें रोक रही है। इससे पहले पूरा बैरिकेडिंग भी लगाया हुआ था वीसी ऑफिस के बाहर, स्टूडेंट्स ने वो भी हटा दिया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि जो बढ़ी हुई फीस है उसको रोल बैक किया जाए, लेकिन हालांकि पीयू अथॉरिटी से कोई भी आश्वासन ना मिलने के चलते जो स्टूडेंट्स का गुस्सा है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो वीसी ऑफिस की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है उनको वीसी ऑफिस तक नहीं पहुंचने दे पा रही है। आप देखिए कितनी गिनती में यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स पहुंचे हुए हैं। पीयू स्टूडेंट्स के साथ साथ जो एडेड कॉलेजेस हैं वहाँ के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पीयू प्रशासन द्वारा फीस बढ़ाने से जितने भी सारे ऑफिसेस हैं वो भी अफेक्टेड हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि लड़के और लड़कियाँ सब शामिल हैं और सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनकी जो फीस है उसको रोल बैक किया जाए। बढ़ी हुई फीस है। आपको बता दें इस बार पीयू प्रशासन ने फंड्स की कमी के चलते फीस में कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी की है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में काफी रोष है। उनका कहना है कि बढ़ी हुई फीसें जो है उनको रोल बैक किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के जो हालात हैं वो गरमा गए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को वीसी से कोई भी आश्वासन नहीं मिला और उनकी एक ही मांग है कि उनकी जो बढ़ी हुई फीस है उसे रोल बैक किया जाए। कैमरामैन जयवीर के साथ नितिका महेश, जी मीडिया, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की मेयर सुबह सुबह कई सेक्टर्स में रेड करने के लिए पहुंचे और पानी की बर्बादी करने वालों पर कार्रवाई भी की गई। गर्मियों में अक्सर पानी की किल्लत हो जाती है, लेकिन चंडीगढ़ में पानी की बर्बादी ना हो इसलिए नगर निगम के मेयर ने कवायद शुरू कर दी है पानी को बचाने की। रोड, लोगों के घर चेक किए जा रहे हैं, रोड चेक किए जा रहे हैं, कहाँ पे पानी का वेस्टेज हो रहा है। मैम, किस तरह से ये रेड कंडक्ट की जा रही है? ये देखो 1 अप्रैल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पूरी टीम घर घर जा रही थी। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं भी टीम के साथ जाती हूँ और देखती हूँ ये क्या करके आते हैं। जी हाँ, चंडीगढ़ में रहते हैं और पानी की बर्बादी करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपके यहाँ जांच दल के साथ कभी भी खुद नगर निगम की मेयर आशा जायसवाल पहुँच सकती हैं, जो सख्ती के साथ पानी बर्बाद करने वालों के चालान काटने में लगी हैं। मेयर आशा जायसवाल ने बताया कि चालान काटने का मकसद लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक करना है। कोई बाल्टी से धो रहा था तो बाल्टियां ही गिराई जा रहा था पानी की, और कोई यहाँ पे टैप खुली रखी थी। तो लोगों को अवेयर भी करके जा रहे हैं, उनके चालान भी काट सकते जा रहे हैं। चालान काटने का मकसद यही है सिर्फ कि लोगों को अवेयरनेस हो। 2000 का चालान काटा जा रहा है, जो कि लगता है कि आगे आगे अगर ऐसे ही रहा तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है ताकि और अवेयरनेस आए। इस दौरान कई लोगों के 2000 रुपए के चालान काटे गए।
जैसे ही टीम ने पानी बर्बादी करने के लिए चालान काटे, लोगों के चेहरे के रंग बदल गए और भविष्य में ऐसा ना करने की बात कही। माली गाँव गया हुआ है, उन्होंने बोला था बीच में दे देना, इसलिए मैं सॉरी, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं आज दे दी। आज पहली बार दिया हूँ मैं तो ऐसे आज छुट्टी था ड्यूटी पे, इसलिए मैं सुबह कर गया, नहीं तो शाम के टाइम बाल्टी से थोड़ा मार देता हूँ मशीन। हमने कभी करती नहीं है, वैसे मना किया हुआ है उसको, पता नहीं क्यों कर दिया। चलो सॉरी, फर्स्ट टाइम मतलब उसने धोया और चालान हो गया, कभी भी नहीं होता, कभी नहीं होता। चंडीगढ़ नगर निगम पानी की बर्बादी रोकने के लिए खासी सख्ती बरत रहा है, जिसके चलते हर रोज लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। पानी की किल्लत गर्मियों में अक्सर हो जाती है, जिसके कारण चंडीगढ़ नगर निगम सख्त कदम उठा रही है। कैमरामैन जयवीर के साथ नितिका महेश, ज़ी मीडिया, चंडीगढ़। सोनीपत जिले के भैंसवाल गांव के स्कूल में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसके बाद इस गांव के सरकारी स्कूल के हालात सुधरने की उम्मीद जगी है। क्या है ये फैसला, देखिए ज़ी मीडिया संवाददाता राजेश खत्री की रिपोर्ट। भैंसवाल गांव के लोगों ने फैसला लिया है कि वो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में नहीं बल्कि सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। सोनीपत जिले में पढ़ने वाले ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त के गांव भैंसवाल के ग्रामीणों ने एक पंचायत कर बड़ा फैसला लिया। वो अपने बच्चों को निजी स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। 2 घंटे तक चली इस पंचायत में ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से स्कूलों में सुविधाएं मुहैया करवाने और स्टाफ पूरा करने की मांग की, जिसके बाद सभी ने कहा कि पंचायत का फैसला मंजूर है। इसके अलावा पंचायत की तरफ से स्कूलों पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। पूरा सहयोग पंचायत करने के लिए तैयार है, अपनी जेब से भी पैसे लगाने के लिए तैयार है। हम इसलिए आज पंचायत ने फैसला लिया, कमेटी गठित की है। प्राइवेट स्कूलों में बढ़ता हुआ स्तर, जो 52% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं और 48% सरकारी स्कूलों में रह गए, तो इस स्तर को सुधारने के लिए हमारी दोनों पंचायतों ने पंचायत इकट्ठी की। पंचायत में जिला ग्रामीण शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षा विभाग की तरफ से ग्रामीणों को पूरा सहयोग मिलेगा। हम कंधे से कंधे मिलाकर पंचायत को सहयोग देकर और पंचायत हमारे स्टाफ को पूरा सहयोग देकर इन बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराएंगे। अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में सुविधाएं देने और स्टाफ पूरा करने के अपने वायदे पर कब तक अमल करते हैं। राजेश खत्री, ज़ी मीडिया, सोनीपत। मौसम के अचानक करवट से चंडीगढ़ में तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है, जिसमें कई जगहों पर पेड़ गिर गए और हालांकि इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। कल जहां तेज बारिश हुई, वहीं आज तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से पेड़ तक आप देखेंगे कि गिरना शुरू हो गए हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर अचानक पेड़ गिर गया, हालांकि यहाँ पर कोई भी शख्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं था उस वक्त। हालांकि कुछ जो स्कूटी खड़ी थी, यहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स खड़े थे, लेकिन कोई भी यहाँ पर शख्स नहीं खड़ा था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी अनहोनी होते होते बच गई है। तो आप देखेंगे लेकिन किस तरह से इतना बड़ा पेड़ गिरा है और जितना एरिया भी आप देखेंगे कितना सारा एरिया यहाँ पे कवर किया है और काट के उस पेड़ की जो शाखाएं हैं उस पेड़ को हटाना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तेज हवाओं के चलते अब पेड़ जो हैं वो गिरने लगे हैं और सुबह से ही तेज हवाएं चल रही हैं। ये स्टैंड है मैम, ऑटो यहाँ खड़ा था, अचानक से हवा चल रही थी और अचानक से पेड़ गिर गए। नहीं, उसमें ड्राइवरी था मैम, वो तो आ ही रहा था उधर से टर्न लेके। तो ये आपके सामने है मैम, देख लो। उसका भी यही हाल हुआ आगे से और इसका भी 20-25 हज़ार रुपये खर्चा कम से कम। अंदर नहीं बैठे थे? नहीं, अंदर नहीं थे मैम। कल हालांकि मौसम में एकदम से तब्दीली आ गई थी, गर्मी काफी बढ़ गई थी, लेकिन कल बारिश होने के बाद आज तेज हवाएं चल रही हैं और इस तरह से पेड़ गिरने शुरू हो गए हैं। तो लोगों को भी चाहिए थोड़ा पेड़ से दूर खड़े हों, क्योंकि हवाएं जो हैं बहुत ज्यादा तेज चल रही हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आप देखेंगे तो पेड़ के गिरने के साथ साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी होते होते बच गई। कैमरामैन जयवीर के साथ नितिका महेश, ज़ी मीडिया, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने करवट ली है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी ओलावृष्टि हुई है और शिमला के अलावा प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में तेज बारिश है। अप्रैल के महीने में हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है। भारी बारिश और बर्फबारी से हिमाचल में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अप्रैल महीने में हिमाचल प्रदेश में ठंड पड़ रही है, हालांकि यहाँ पहुंचे सैलानी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ पर बारिश हो रही है और वीरवार को ओलावृष्टि भी और तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट, करीब 7 से 8 डिग्री औसतन गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। तेज हवाओं के चलते जो है राजधानी शिमला में भी कई जगहों पर पेड़ गिरे और कई जगहों पर जो है वो भूस्खलन होने की भी खबर है, जिसकी वजह से यातायात कई जगहों पर ठप है। शिमला के टूटी कंडी और खलीनी बाईपास जो रोड है, नेशनल हाईवे 5, वो बाधित हुआ है भूस्खलन के चलते और कई जो वीवीआईपी इलाके हैं वहां पर पेड़ गिरने की भी जो है वो खबर है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, इसके चलते जो मौसम खराब हुआ है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को ठंड जो है एक बार फिर से बढ़ गई है। गर्मियों के मौसम में शिमला में ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर खास तौर पर इस ठंड का लुत्फ लेने के लिए सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर कुछ सैलानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और अब मौसम जो है आपको किस तरह से यहाँ का लग रहा है शिमला का? जी, हम लोग अभी झारखंड से टाटा से आए हुए हैं और यहाँ का मौसम हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है, घूमने में आनंद ले रहे हैं हम लोग। ये आपको किस तरह से आप देख रहे हैं मौसम? जी हेलो, हाँ बहुत ठंड लग रही है। हम लोग तो सोचे भी थे कि आज बारिश हुई, क्योंकि आज सुबह से वेदर बहुत अच्छा था, कम से कम धूप तो एटलीस्ट था ही, और अभी बहुत ओले भी गिरे हैं और बारिश भी हो रही है, तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है हम लोग सबको। एक तरफ बहुत ज्यादा यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ के मौसम का, क्योंकि मैदानी इलाकों में गर्मी जो है उसका आगाज तो पहले ही हो चुका है और वहाँ का तापमान जो है काफी ज्यादा राइज कर चुका है। लेकिन पहाड़ों पर एक बार फिर से बारिश और ओलावृष्टि के चलते जो है काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है और ये ओलावृष्टि जो पहले जो बरसात हुई थी उस समय बागवानों के चेहरे खिल उठे थे, लेकिन इस ओलावृष्टि के बाद अब बागवानों के चेहरे एक बार फिर से मुरझा गए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान की भी खबरें हैं सेब उत्पादित इलाकों से, जहां पर ओलावृष्टि हुई और जो फूल लगते हैं सेबों के पेड़ों पर वो झड़ गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बागवानों को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। कैमरा पर्सन शुभ सोनी के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। वहीं डलहौजी में भी भारी बारिश हुई है और इस बारिश से किसानों के चेहरे तो खिले हैं, लेकिन बागवान परेशान है। डलहौजी में पिछले 4 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी हो चुका है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि डलहौजी का तापमान इतना ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन जो तापमान बढ़ा था उसमें थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। इन दिनों तमाम चंबा जिले के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ मक्की की फसल की बिजाई की जानी, तो ऐसे में बागवानों को बारिश की दरकार थी। आज बारिश हुई है तो इससे किसान काफी खुश होंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भारी बारिश हो रही है और किसान कितने खुश हो सकते हैं इस बारिश से। हालांकि जो बागवान है चंबा जिले के, उनको थोड़ी परेशानी इस बारिश से जरूर होगी, क्योंकि जो बागवानों के बगीचे सेब के, उन बगीचों के पेड़ों पे जो अभी सेब के फूल जो लगे होते हैं वो फूल जो भारी बारिश से झड़ जाते हैं, तो ऐसे में बागवान परेशान हो सकते हैं। हालांकि जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है वो सही साबित होती हुई नजर आ रही है। किसानों को जो है राहत महसूस इस बारिश से जरूर होगी, लेकिन जो बागवान है उनको थोड़ी परेशानी इस बारिश से जरूर होगी। कैमरा मैन तिलक सिंह के साथ मंजूर मोहम्मद, जी मीडिया, डलहौजी। वहीं 13 साल बाद अप्रैल में कश्मीर में जोरदार बर्फबारी हुई है। दक्षिणी कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कश्मीर घाटी में एक बार फिर सर्दियों के मौसम ने दस्तक दी है। तापमान 22 डिग्री से एकदम गिरकर 0 तक पहुंच गया है। कश्मीर के मैदानी इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों और अब मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। कश्मीर में अप्रैल के महीने में करीबन 13 साल बाद बर्फ देखने को मिली है और इस मौसम ने कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को चिंतित कर दिया है, क्योंकि 2014 में जब ये झेलम नदी अपने उफान पे देख आई थी और बांध तोड़कर इसने कश्मीर घाटी को सैलाब में डुबो दिया था, लोगों को आज इस मौसम को देखकर वो दिन याद आने लगे हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन का कहना है कि ये नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन कोई भी खतरा मोल न लेते हुए प्रशासन ने तमाम स्कूल और कॉलेज को सोमवार तक बंद कर दिया है। वहीं साथ ही साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अपने सारे जो एग्जाम्स होने वाले थे उनको पोस्टपोन कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए आज दूसरे दिन भी बंद है। आज एयर ट्रैफिक पर भी असर देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कहीं न कहीं जो वाटर लॉगिंग है वो एक चिंता का विषय बनती दिख रही है, लेकिन जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि आज दोपहर के बाद
मौसम में हल्का सुधार देखने को मिलेगा। कल से उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम में बदलाव होगा। अब देखना ये होगा कि इस दौरान जो वाटर लॉगिंग हुई है या फिर कहीं जो निचले इलाके हैं, जो दरियाओं के किनारे हैं या झीलों के किनारे हैं, उनमें अगर पानी भर जाता है, उस सब से निपटने के लिए प्रशासन किस कदर तैयारी कर चुकी है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और आज दिन भर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में कैसा रहा तापमान, जाते जाते आपको छोड़ जाता है इस रिपोर्ट के साथ। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि डलहौजी का तापमान इतना ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन जो तापमान बढ़ा था उसमें थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ में आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिल्ली का अधिकतम तापमान 34। वहीं हिसार का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और गुरुग्राम का भी 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि कल के तापमान से 1-2 डिग्री ही ऊपर नीचे हुआ है। पंजाब की बात करें तो पटियाला और अमृतसर का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। लुधियाना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भटिंडा का तापमान 33 रहा। वहीं हिमाचल के मनाली में आज का अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शिमला का तापमान 176 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं धर्मशाला का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राहत महसूस इस बारिश से जरूर होगी, लेकिन जो बागवान हैं उनको थोड़ी परेशानी इस बारिश से जरूर होगी। कैमरामैन तिलक सिंह के साथ मंजूर मोहम्मद, जी मीडिया, डलहौजी।